हे एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पायर्स क्लासेज। आज हम लोग एड्यूटेरिया 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न का तीसरा सेट आज करेंगे, जिसमें कि 50 प्रश्न होगा। ऑलरेडी 2 सेट हम लोग ने कर लिया है विथ बैकग्राउंड में उसकी जो भी स्टैटिक्स बन रहा है उसके साथ। तो ये सिर्फ 50 क्वेश्चन ही नहीं, देखा जाए तो 70-80 क्वेश्चन हम लोग 10-15 मिनट में कंप्लीट करते हैं। और ये रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ रिवीजन बहुत अच्छा होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है इस सेट का। पहला सवाल है कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है, इस चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा इसके लिए सुटेबल होगा। तो जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। और बात करें ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ संघीय व्यवस्था, तो पता है कि भारत संघीय व्यवस्था को ही फॉलो करता है। जैसे कि जब संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं, जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होता है तो उसे संघीय व्यवस्था करते हैं। तो भारत में ऐसा है, लेकिन इसका झुकाव जो है वो केंद्र की तरफ ज़्यादा है, इसलिए इसे एकात्मक भी कहा जाता है। दूसरा सवाल है कि भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो इसमें कौन सी विशेषताएं हैं, इसमें से चूज करना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी है। नहीं, यहाँ ये उच्च सदन नहीं बल्कि निम्न सदन होता है, क्योंकि निम्न सदन को ही लोकसभा कहा जाता है। और जो मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। ये बात सही है, क्योंकि बगैर सांसद बने केवल 6 माह तक मंत्री पे रह सकता है, उसके बाद उसका सांसद का जो सदस्य है उसको लेना अनिवार्य हो जाता है। तो ये 2 तो ऑप्शन होगा। मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि मंत्री अपना पद संभालने से पहले जो है राष्ट्रपति के समक्ष अपना शपथ लेता है। और अगला ऑप्शन जो है वो भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका नहीं, ये नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो केवल 2 यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 13 के तहत, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मूल अधिकार के असंगत यानी कि अल्पीकरण करने के लिए विधियों को अनुच्छेद 13 का यूज किया जाता है, जिससे कि अनुच्छेद के अंतर्गत इसको शून्य घोषित किया जाता है किसी भी विधि को। तो अनुच्छेद 13 यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये अनुच्छेद जो है, जैसे कि अनुच्छेद 13 ये कौन सा है, तो मौलिक अधिकार है ये। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो किस भाग में है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। और कितने से कितने अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, जिसमें कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। और मौलिक अधिकार के हनन होने पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में जाना हो तो अनुच्छेद 226 के तहत। तो ये कुछ सारे फैक्ट है जिसे याद रखना होगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में कहाँ उल्लेखित है। तो ये किस में उल्लेखित है, तो संविधान की प्रस्तावना में नहीं, संविधान के मूल अधिकार में, ये भी गलत। संविधान की राज्य के नीति निदेशक यानी कि DPSP में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि शामिल है, जो कि अनुच्छेद 51 में है। ये अनुच्छेद 51 में आता है, क्योंकि DPSP जो है, DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था, तो रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1992 में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान करना है। इसमें पूछ रहा है कि कौन से इसमें सही मिलान नहीं है, तो ये ध्यान रखना होगा कि क्या पूछ रहा है कि नहीं है। हिमालय का सर्वोच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट, ये सही है। एंडीज का सर्वोच्च बिंदु एकांकागुआ, ये भी सही है। रॉकी का माउंट मैरी एल्बर्ट,
ये भी सही है, यानी कि आल्पस जो है वो एल्ब्रूस का नहीं है। ऑप्शन डी इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ आल्पस का जो सर्वोच्च बिंदु होता है वो माउंट ब्लैंक होता है। माउंट ब्लैंक होता है। तो ये ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? तो ये 4 है, इसमें चूज करना है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि बिना उपग्रह का है। तो इसमें हो जाएगा शुक्र और बुध। शुक्र और बुध के पास उपग्रह नहीं है, यानी कि 1 और 4। तो ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शुक्र और बुध के पास उपग्रह नहीं है। ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? तो किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? तो विषुवत रेखा को बृहत वृत्त कहा जाता है। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है? तो यूएसए के जो है कैलिफोर्निया राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है? तो ये फोटॉन की गति के कारण बनती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग जो है वो फोटॉन की गति के कारण उत्पन्न होती है। संगोला की संधि कब हुई थी? तो संगोला की संधि जो है ये 1750 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये तो 1750 में हुई थी, लेकिन किसके बीच हुई थी? तो ये मराठा और पेशवा के बीच हुई थी। संगोला की संधि जो है वो मराठा और पेशवा के बीच हुआ था। तो ये ध्यान में रखना होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में जो है देखते हैं क्या है कि रक्त प्लाज्मा। तो रक्त प्लाज्मा क्या है? रक्त प्लाज्मा यानी कि रक्त का स्कंदन संक्रामक रोग नहीं, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसको कि रक्त प्लाज्मा कहा जाता है, यानी कि ए का 3 होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन से यहाँ आंसर मिल गया। तो ए का 3 रक्त प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। एल्बुमिन जो है ये ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। और फिर सी का जो ग्लोब्यूलिन जो है ये संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजेन जो है ये रक्त स्कंदन करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार कौन सा है? तो भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित संधियां और समझौते नहीं, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच में होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल अधिकार क्षेत्र में जो शामिल है वो है भारत सरकार, और एक या अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि एक बार में ये 6 माह के लिए ही लगाया जाता है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुमोदन, सांसद के अनुमोदन के साथ एक बार में 6 महीने के लिए होता है। फिर से अनुमोदन प्रस्ताव का अनुमोदन जो है वो स्वीकार करके फिर 6 महीना बढ़ेगा, फिर 6 महीना, ऐसे करके इसे अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। इससे ज़्यादा ये नहीं जा सकता है। चेलेना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है, किस में मिलता है? तो ये ललित विस्तार में मिलता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चेलेना और बिंबिसार के विवाह का विवरण ललित विस्तार में मिलता है। एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया है, तो ये चतुर्थ बौद्ध जो है ये बिहार में नहीं हुआ है, क्योंकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये तीनों जो है तीनों का आयोजन बिहार में हुआ है, लेकिन चतुर्थ वाला जो है ये कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? तो ये जो है विंध्य है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विंध्य जो है वो भारत में हीरा धारण करने वाले क्षेत्र का रॉक सिस्टम है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की है? तो ये शतवाहन वंश के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। शतवाहन वंश के द्वारा ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की गई। और यहाँ जैसे कि प्रथम जैन सभा का यहाँ पाटलिपुत्र में, तो दूसरा भी पूछ सकता है, तो दूसरा बल्लभी में हुआ था। दूसरा गुजरात के बल्लभी में हुआ था। तो ये भी याद रखना है कि 2 हुआ था, पहला पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरा गुजरात के बल्लभी में हुआ था। अल्काइन का आणविक सूत्र
क्या होता है? तो एल्काइन का आणविक सूत्र होता है CnH2n-2, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। CnH2n-2 जो है ये एल्काइन का आणविक सूत्र है। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो ये मध्य अवस्था में, कोशिका विभाजन का जो मध्य अवस्था होता है उसमें क्रोमोसोम जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी, कैपिटल जी जो है इसका कैपिटल जी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसका बेमीय सूत्र क्या होता है? तो ये होता है MLT, यानी कि M-1 L3 T-2, ये इसका बेमीय सूत्र होता है। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया मरुस्थल स्थित है। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो ये एक ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की जो जलधारा है ठंडी जलधारा है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। डीएनए की श्रृंखलाएँ बंधी होती है, तो जो डीएनए की श्रृंखलाएँ होती हैं वो हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? तो बोरॉन जो है एक पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बृहद जो पोषक तत्व होता है उसमें आ जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये जो है ये बृहद पोषक तत्व है। लेकिन बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व, तो इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों दिया हुआ है, तो बोरॉन जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो और भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन हुआ, मोलिब्लेडम हुआ, ये सब जो है, और बोरॉन हुआ, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है। अगला सवाल है कि थ्रोम्बिंग का काम क्या है? तो थ्रोम्बिंग का काम होता है रक्त जमाने में थ्रोम्बिन का यूज़ होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रित्जर पुरस्कार जो है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण पहाड़ी कौन सी है? तो भारत की सुदूर दक्षिण पहाड़ी जो है ये कार्डेमम पहाड़ी है, कि सबसे दक्षिण में स्थित है ये पहाड़ी जो है कार्डेमम पहाड़ी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा प्रावधान लाया गया था। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति यानी कि सिफारिश पे की गई थी? तो ये शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुई थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ये कीट है और उससे कौन सा रोग संचारित होता है ये दिया हुआ है, तो देखते हैं। तो ऑप्शन से इसका आंसर निकालने का कोशिश करते हैं। कीट जो बालूमक्खी जो है, बालूमक्खी से कौन सा रोग फैलता है? तो ये कालाजार फैलता है, यानी कि ए का 4, तो ए का 4 इसमें किस में है? तो ऑप्शन बी में है, तो पहले ही इससे ऑप्शन से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो बालूमक्खी जो है इससे कालाजार फैलता है, मदा क्यूलिक्स जो है इससे फाइलेरिया फैलता है, घरेलू मक्खी जो है इससे हैजा फैलता है, और मादा एनोफ्लिजिस से मलेरिया फैलता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किस वायरस के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? वायसराय, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो ये किया गया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस नेताओं द्वारा जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की गई तब नरमपंथी जो पार्टी थी, नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़ दिया, और उस पार्टी को छोड़ने के बाद एक अलग से पार्टी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। लेकिन जब ये पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लागू किसके द्वारा किया गया था, तो ये लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लागू किया गया था, लेकिन प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये बहुत ही उदारवादी वायसराय थे। रामोशी आंदोलन भारत के किस भाग में
हुआ था? तो रामोशी आंदोलन जो है पश्चिमी तट पर हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रामोशी आंदोलन भारत के पश्चिमी तट पे हुआ था। रॉलिक एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी कि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष पूछा गया है यहाँ पे, तो ये हसन इमाम थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तैमूर लंग का आक्रमण भारत पे कब हुआ था? तो ये 1398 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तैमूर लंग का आक्रमण जो है वो 1398 ईस्वी में हुआ था, और उस टाइम पे कौन से वंश का राज था? तो तुगलक वंश का उस टाइम में राज था, शासन था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं? तो ये मिली है रंगपुर से। हड़प्पा सभ्यता के रंगपुर से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये रंगपुर जो है ये कहाँ है? तो ये गुजरात में पड़ता है। रंगपुर जो है ये गुजरात में पड़ता है, और ये मादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर जो है ये मादर नदी के किनारे स्थित है, जहाँ से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ से एक और चीज़ मिला है, धान की भूसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में ये फ्रिक्वेंटली पूछता है कि धान की भूसी कहाँ से पाई गई है। तो ये रंगपुर से ही पाई गई है, जो कि गुजरात में है, मादर नदी के किनारे है। और ये इसका खोज किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने किया था। वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता था? तो सोम देवता को वनस्पति के देवता के रूप में माना जाता था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सोम देवता जो संबंधित थे वो वनस्पति के देवता से संबंधित थे। और वर्षा, युद्ध, किला और पुरंदर, ये मतलब उन्हें किला तोड़ने वाले पुरंदर उनको ही कहा जाता था इंद्र। वर्षा के देवता ये भी इंद्र माने जाते थे, इंद्र। और वनस्पति के देवता सोम को माना जाता था। ऋतुओं के देवता वरुण को माना जाता था। ऋतु से जो देवता संबंधित थे वो वरुण देवता संबंधित थे। और आकाश के देवता धौ को माना जाता था। धौ को आकाश के देवता माना जाता था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे, कौन थे जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर? तो ये अजितनाथ थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर जो थे वो अजितनाथ थे। तो यहाँ पूछ सकता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे। पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। और दूसरे जो थे वो, एक पहला पूछता है कि ऋषभदेव थे, पहले कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और फिर लास्ट में पूछता है 22, 23, 24 ये और 25, जैसे कि 22 नंबर के जो थे वो कौन थे? तो अरिस्टोनेमी थे। और 23 नंबर के पार्श्वनाथ थे। 23 नंबर के पार्श्वनाथ थे। और 24वें में महावीर स्वामी थे। तो ये कुछ तीर्थंकर जो इम्पोर्टेंट होता है, किसी एग्ज़ाम में पूछता है इस तीर्थंकर का नाम। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? तो तबकाते नासिरी के लेखक जो है मिन्हास उस सिराज है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तबकाते नासिरी के लेखक मिन्हास उस सिराज है। हेमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हेमोसाइटोमीटर का प्रयोग रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रक्त कोशिका की गिनती करने के लिए हेमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसे हम लोग कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि हीमो जो है वो रक्त से रिलेटेड होता है, तो यहाँ हीमोसाइटोमीटर है। एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? तो ये जो डायनेमो जो है ये ऊर्जा का कन्वर्टर होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये जो डायनेमो है ये ऊर्जा का कन्वर्टर होता है, जिससे कि बिजली उत्पन्न की जाती है। यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाए तो प्रत्येक दिन कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो यहाँ पूछ रहा है कि कितना यूनिट निकालना है। तो यूनिट निकालने के लिए क्या किया जाता है? यूनिट निकालने के लिए PhD/1000, यानी कि P मतलब पावर और H मतलब कि कितना आवर और डे मतलब कितना दिन, तो PhD/1000। तो PhD में क्या है कि 100 है, 100 वाट है, तो यहाँ 100 × 10 आवर, तो 10 इंटू जो प्रत्येक दिन, यानी कि 1 डे बाई 1000, तो 1000 से इधर कट गया तो 1 बचा, यानी कि 1 यूनिट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1 यूनिट जो है ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा होगा।
कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो फॉसिल्स की। फॉसिल्स का जब उम्र निर्धारण किया जाता है तो उसमें कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो चीन का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी? कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कि मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी जिसमें कि मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो आज हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और 50 क्वेश्चन के साथ साथ बैकग्राउंड में भी कुछ क्वेश्चन था। तो ऐसे हम लोग पर डे 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जिससे कि रिवीजन करना आसान होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और इतना देर मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।